हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के एक नए टॉपिक कंप्यूटर का विकास और उसके उद्भव उसको देखेंगे। और यदि आपने कंप्यूटर का पुराना वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के एक नए टॉपिक कंप्यूटर का विकास और उसके उद्भव। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक पूरा फैक्चुअल टॉपिक है। इस टॉपिक को आपको बार बार कम से कम 2 से 3 बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्योंकि इस टॉपिक में आपका कंसेप्ट है नहीं, और कंसेप्ट है भी तो बहुत कम है। और जहाँ पे कंसेप्ट रहेंगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जितने भी कंटेंट है आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका अबेकस। ठीक है, मतलब हम आज पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का विकास। जब आज हम कंप्यूटर चलाते हैं, आज हम मोबाइल चलाते हैं, तो आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले क्या कंडीशन था? क्या आज से 1000 पहले कंप्यूटर था? नहीं था ना। तो आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले क्या था, उस चीज़ के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बात आती है आपका अबेकस का। ठीक है, तो अबेकस ग्रीक भाषा शब्द अबैक्स से लिया गया है। तो वहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि ये जो अबेकस है, ये ग्रीक भाषा अबैक्स से लिया गया है। ये आपका सीजी व्यापम के क्वेश्चन पे आया हुआ है। ठीक है, तो अबेकस क्या है आपका? अबेकस ग्रीक भाषा शब्द अबैक्स से लिया गया है। किससे? अबैक्स से लिया गया है। अबेकस का फुल फॉर्म क्या होता है? एम्बेडेड बीट एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। क्या? एम्बेडेड बीट एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जैसे कि यहाँ पे जो सी है, सी का मतलब कंप्यूटर नहीं होता। अबेकस में सी का मतलब कंप्यूटर नहीं होता। अबेकस में सी का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन होता है। क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अबेकस में सी का मीनिंग क्या होता है, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, अधिकतर सी देखें मतलब कंप्यूटर मार देंगे। ठीक है, तो अबेकस में जो सी का मतलब होता है कैलकुलेशन होता है, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, यह विश्व का प्रथम गणक यंत्र है। ठीक है, क्या है आपका? विश्व का प्रथम गणक यंत्र है। हम उसी के बारे में तो बात कर रहे हैं ना, कि आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले किस चीज़ का यूज़ किया जाता था गणना करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए। तो सबसे पहले बात आती है आपका अबेकस की आती है। तो अबेकस क्या है? विश्व का प्रथम गणक यंत्र है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का प्रथम गणक यंत्र कौन है, तो विश्व का प्रथम गणक यंत्र है आपका अबेकस है। इसका आविष्कार कहाँ हुआ? इसका आविष्कार चीन में हुआ। आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। मैं जितने भी आपको कंटेंट दे रहा हूँ, आपका हर एक क्वेश्चन आपके सीजी व्यापम में, या फिर जितने कंप्यूटर के एग्जाम में जो भी अगर आते हैं, वो हर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसी को मैंने लिया हुआ है। ठीक है, और अपने तरफ से जो जितने भी फैक्चुअल हैं वो सब चीज़ को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से इस चीज़ को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, अबेकस में क्या है? सी का मतलब क्या होता है? पहली कैलकुलेशन। विश्व का क्या है? प्रथम गणक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का प्रथम गणक यंत्र कौन है, तो क्या होगा आपका? अबेकस। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था, ये है किम का चैन है आपका। ठीक है, किम का चैन है आपका, दिल नहीं है, किम का चैन ने किया था। और ये कहाँ के थे? चीन का था। तो सबसे पहली बात ये है कि अबेकस है सबसे प्रथम गणक यंत्र संसार का कौन सा है? विश्व का कौन सा है? आपका अबेकस है। ठीक है, अबेकस में सी का मतलब क्या है? अबेकस में सी का मतलब कैलकुलेटर है। ठीक है, कैलकुलेशन है। अबेकस में सी का मतलब कैलकुलेशन है, ना कि कैलकुलेटर है और ना कि कंप्यूटर है। क्या है? कैलकुलेशन है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, और कौन सी भाषा से लिया गया है? आपकी ग्रीक भाषा अबैक्स से लिया गया है। सेकंड देखते हैं आपका नेपियर बोन। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने की मशीन है। क्या है? ये भी एक क्या? कैलकुलेशन करने की मशीन है। तो इसका आविष्कारक है आपका जॉन नेपियर। नाम से ही समझ आ रहा है, आपको ये याद रखने की जॉन नेपियर कहाँ के थे? जॉन नेपियर स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि जॉन नेपियर कहाँ के थे? जॉन नेपियर स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंस इंजन। यह भाप से चलता था। यह किससे चलता था? भाप से चलता था। ईयर क्या है? 1822। आपको ईयर याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी याद कर सकते हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंस इंजन क्या है आपका? ये भी एक क्या है? गणना करने वाली मशीन थी। ठीक है, किससे चलती थी? भाप से चलती थी। और इसके आविष्कारक कौन थे? इसके आविष्कारक है आपका चार्ल्स बेबेज। इसको याद रखना आपको। ठीक है, इसको आप पहली बार सुने होंगे डिफरेंस इंजन, लेकिन ये आपका गणना करने वाली मशीन थी जो कि भाप से चलती थी, और इसके आविष्कारक चार्ल्स बेबेज थे। ठीक है, तो डिफरेंस इंजन के आविष्कारक कौन थे? डिफरेंस इंजन के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज थे। आपको याद।
सेकंड देखते हैं एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन क्या होता है उसको देखते हैं। तो इसके आविष्कारक कौन है? इसके आविष्कारक चार्ल्स बेबेज हैं। इसके पहले हमने क्या देखा था? इसके पहले हमने देखा था डिफरेंस इंजन। तो डिफरेंस इंजन के भी आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। तो इसी एनालिटिकल इंजन में लेडी एडा अगस्टा ने सर्वप्रथम प्रोग्राम डाला था, इसीलिए विश्व की प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? लेडी एडा अगस्टा ने कहा जाता था। कंप्यूटर है, कंप्यूटर को भी, कंप्यूटर में हम क्या डालते हैं? प्रोग्राम डालते हैं, तभी तो कंप्यूटर रन करता है क्या? ठीक है, उसी प्रकार जब एनालिटिकल इंजन बना, किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने बनाया। उस समय उस एनालिटिकल इंजन में सर्वप्रथम प्रोग्राम किसने किया? सर्वप्रथम प्रोग्राम किसने किया? लेडी एडा अगस्टा ने किया। तो आपसे पूछा जाए विश्व की प्रथम प्रोग्रामर कौन है? तो आपका लेडी एडा अगस्टा। किस में प्रोग्राम किया था? आपका एनालिटिकल इंजन में। एनालिटिकल इंजन के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज। डिफरेंस इंजन के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, उसके बाद है बाइनरी सिस्टम के आविष्कारक कौन है? ये भी आपका लेडी एडा अगस्टा है। ठीक है, तो विश्व की प्रथम प्रोग्रामर भी लेडी एडा अगस्टा और बाइनरी सिस्टम के भी आविष्कारक लेडी एडा अगस्टा है। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के कौन है? तो इसका है आपका चार्ल्स बेबेज। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के पितामह आपका चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार आपका पंच कार्ड है। पंच कार्ड के आविष्कारक हरमन होलरीथ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, पंच कार्ड के आविष्कारक कौन है? हरमन होलरीथ है आपका। कौन है? हरमन होलरीथ आपके पंच कार्ड के आविष्कारक। ठीक है, अब देखते हैं आगे एनियक। तो एनियक का पहली बात तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। आपको कंप्यूटर का हर एक चीज़ का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, क्योंकि फुल फॉर्म से मैं आपको बहुत बार बताया हूँ कि फुल फॉर्म से आपका 1 या 2 क्वेश्चन जरूरी है, बनता ही है। ठीक है, तो आपको एनियक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, एनियक में इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। यहाँ पे भी आपको ध्यान ये रखना है कि सी का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर नहीं होता। सी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सी का मतलब होता है आपका कैलकुलेटर। ठीक है, आपको ये याद रखना है। एनियक में सी का मतलब क्या होता है? कैलकुलेटर होता है, ना कि कंप्यूटर होता है। आपको ये याद रखना है, क्योंकि हम नॉर्मल गलतियाँ यहीं पे करते हैं। ठीक है, अगर एनियक में फुल फॉर्म दिया जाएगा तो सी का मतलब वहाँ पे ऑप्शन में आपको कंप्यूटर ही मिलेगा, और सबसे पहले हम कंप्यूटर को ही क्या करेंगे? आंसर मारेंगे। तो इसका आंसर होगा आपका सी का मतलब होगा आपका कैलकुलेटर। ठीक है, ये कब बना था? आपका 1946। आप डेट याद भी कर सकते हो, नहीं भी याद कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या है ईयर इसका? 1946। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, आपको ये याद रखना है। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है? विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक है। एनियक के आंतरिक मेमोरी में 20 अंक स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके हॉस्टल वार्डन के क्वेश्चन पे आया हुआ था। ठीक है, तो एनियक के इसमें कुछ क्वेश्चन दिया था कि एनियक के आंतरिक मेमोरी में कितने बीट का या कितने मतलब अंक स्टोर कर सकते हैं? तो इसका आंसर है आपका 20 अंक का स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो आपको क्या याद रखना है? एनियक में सी का मतलब कंप्यूटर नहीं होता, एनियक में सी का मतलब कैलकुलेटर होता है। आपको ये याद रखना है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन होता है? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक है। एनियक के आंतरिक मेमोरी में कितने अंक स्टोर कर सकते हैं? 20 अंक या 20 बीट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यूनिवैक। ठीक है, यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर। अब देखो यहाँ पे, अब आया यहाँ पे, देखो एक मिनट। अब यहाँ पे देखो हम बात कर रहे हैं अभी यूनिवैक की बात कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवैक। अब देखो यहाँ पे सी का मतलब क्या आ गया? सी का मतलब कंप्यूटर है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि यूनिवैक में इसका पहले बात फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। लेकिन यहाँ पे देखो यूनिवैक में सी का मतलब क्या है? कंप्यूटर है। लेकिन यहाँ एनियक में सी का मतलब क्या है? कैलकुलेटर है। तो आपको क्वेश्चन पे यहीं से घुमाया जाएगा। हम लोग इसमें छोटा छोटा चीज़ को हम केयर नहीं करते। ठीक है, लेकिन हमको केयर करना है कि एनियक में सी का मतलब कैलकुलेटर है और यूनिवैक में सी का मतलब कंप्यूटर है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध प्रथम कंप्यूटर है आपका। तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध प्रथम कंप्यूटर है आपका कौन सा? आपका यूनिवैक है। और विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा जाए तो आपका क्या है? आपका एनियक है। और वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्रथम कंप्यूटर पूछा जाए तो आपका यूनिवैक है। यूनिवैक का किसने बनाया था? 1954 में। ठीक है, 1944 में जीसी जनरल पर्पस कॉरपोरेशन ने बनाया था। तो यूनिवैक को किसने बनाया था? 1944 में जीसी ने बनाया था, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं
एडसेक का देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्टोर ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होता है एडसेक का? ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, डी का मतलब डिस्प्ले, एस का मतलब स्टोर ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, सी का मतलब यहाँ पे भी क्या है, सी का मतलब देखो यहाँ पे भी कंप्यूटर है, तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तो एडसेक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्टोर ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके आविष्कारक कौन है? इसके आविष्कारक है आपका जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन। एडसेक के आविष्कारक कौन है? जॉन वॉन न्यूमैन। पहला स्टोर करने वाला कंप्यूटर है। मतलब पहले क्या होता था, पहले जैसे हम कुछ भी कंप्यूटर से काम कराते थे, तो काम कराने के बाद क्या करता था कंप्यूटर, उसको प्रोसेस करके आउटपुट देता था, और आउटपुट देने के बाद कुछ ऐसा साधन नहीं था कि हम उस आउटपुट को क्या कर सकें, स्टोर कर सके। तो फर्स्ट टाइम स्टोरेज का कंसेप्ट आया, तो पहला स्टोरेज करने वाला कंप्यूटर कौन सा बना? यही बना। कौन सा? एडसेक। आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद है आपका संग्रहित स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने दी? यही सी जॉन वॉन न्यूमैन में। क्यों? क्योंकि पहला स्टोर करने वाला कंप्यूटर की कब कौन सा था? आपका एडसेक था। और एडसेक को किसने बनाया? जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया। ठीक है, तो जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया, तो संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा भी कौन हो जाएगा? जॉन वॉन न्यूमैन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एडसेक। आगे देखते हैं एडसेक। एडसेक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। सी का मतलब यहाँ पे भी कंप्यूटर होता है, ये ध्यान देना है। जैसे कि एडसेक में डी का मतलब क्या होता है? डिस्प्ले होता है, लेकिन यहाँ पे एडवेक में डी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट होता है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको छोटा छोटा चीज़ याद रखना है कि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को ना समझने की कोशिश नहीं करते कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही करते हैं जैसे कि हम लोग क्या है एनियक का फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं और निकल जाते हैं। यूनिवैक का फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं और निकल जाते हैं। फिर जब क्वेश्चन आता है ना, फिर जब क्वेश्चन सी के जगह में कंप्यूटर भी दे देगा, सी के जगह में कैलकुलेटर भी दे देगा, है ना, तब हम कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। तब उसके बाद हमको क्या लगता है, हम तुक्का मार देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले से याद रखना है कि सी का मतलब यहाँ पे एनियक में सी का मतलब कैलकुलेटर होता है, यूनिवैक में सी का मतलब कंप्यूटर होता है। ठीक है, एडसेक में सी का मतलब कंप्यूटर होता है, और एडवेक में भी सी का मतलब कंप्यूटर होता है। एडसेक में डी का मतलब क्या होता है? एडसेक में डी का मतलब डिस्क्रीट होता है, डिस्प्ले होता है, और एडवेक में डी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट होता है। आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ देख लेते हैं कि कंप्यूटर का जो जनरेशन है, किस तरीके से कंप्यूटर का विकास बढ़ते गया, किस किस जनरेशन में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या क्या खासियत है? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज़ करते थे? वैक्यूम ट्यूब का एवं वॉल्व का प्रयोग करते थे। ठीक है, बहुत मतलब प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे ना, एक एक रूम के बड़ा इतना होता था। ठीक है, तो इसमें क्या यूज़ करते थे? वैक्यूम ट्यूब एवं वॉल्व का प्रयोग करते थे। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग करते थे? आपका ये क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। तो वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व का। मशीन भाषा का प्रयोग करते थे, लो लेवल लैंग्वेज का। तो प्रथम पीढ़ी लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग कौन सी, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में करते थे, तो ये आपका आंसर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में करते थे। स्टोरेज के लिए कौन सा यूज़ करते थे? स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का यूज़ करते थे। क्या यूज़ करते थे? स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का यूज़ करते थे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की एग्जाम्पल आपका एनियक है, यूनिवैक है, मार्क 1 है, एडवेक है, एडसेक है। ठीक है, एनियक, यूनिवैक, मार्क 1, एडवेक और एडसेक है। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज़ करते थे? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे। उसके बाद मशीन भाषा का प्रयोग कौन से पीढ़ी में करते थे? तो मशीन भाषा, जिसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, इसका प्रयोग हम प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में करते थे। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान देना है। फिर अगर आगे चलते हैं कि सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर, मतलब सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो अब इसमें क्या हुआ? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग ना करके अब इसके जगह क्या किया गया? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ठीक है, किसका प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ठीक है, ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन है? बार्डिन। ये बार्डिन है, साकले तथा ब्रेडन। ठीक है, आपको ये याद रखना है, बार्डिन, साकले, ब्रेटन। बार्डिन, साकले, ब्रेटन। तो ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन है? बार्डिन, साकले, ब्रेटन। ठीक है, इसमें क्या यूज़ करते थे? हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि फोर्टेन हो गया, कोबोल हो गया, का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व का प्रयोग
कौन से जनरेशन की पीढ़ी में करते थे, कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में करते थे, तो ये आपका फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में करते थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग कौन से जनरेशन में करते थे, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग आपका सेकेंड जनरेशन में करते थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि लो लेवल भाषा का प्रयोग कौन से जनरेशन में करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में करते थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग कौन से जनरेशन में करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में करते थे। आगे देखते हैं कि थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में, तो थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या खास आता है। थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में अब आगे आईसी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया, तो आईसी का प्रथम बार प्रयोग थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया, मतलब तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। और आईसी का आविष्कारक कौन है, आईसी का आविष्कार, इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसी के आविष्कारक रॉबर्ट नोई तथा जैक किल्बी है। कब किया गया, आपको ये सन याद रखना है कि आईसी का आविष्कार कौन किया गया, रॉबर्ट नोई तथा जैक किल्बी ने किया था। कौन से ईयर में किया था, 1958 में किया गया था। ठीक है, उस समय आईसी में दो प्रकार के चिप का यूज़ करते थे। ठीक है, एक है आपका एसएसआई और एक है आपका एमएसआई। एसएसआई का होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और एमएसआई का होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। एसएसआई का स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई का मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आईसी जो जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ होता था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में उपयोग होता था। आईसी का जो आपका आविष्कार है कौन से ईयर में हुआ, तो आपका 1958 में हुआ। आईसी कौन कौन से चिप का यूज़ करते थे उस समय थर्ड जनरेशन में, एक तो आपका एसएसआई, एक आपका एमएसआई। एसएसआई का स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई का होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आता है मिनी कंप्यूटर। इसी थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या हुआ, मिनी कंप्यूटर का विकास हुआ। ठीक है, थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर है उसमें मिनी कंप्यूटर का विकास हुआ। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मिनी कंप्यूटर का विकास कब हुआ, तो थर्ड जनरेशन में। तो थर्ड जनरेशन की एग्जांपल क्या है आपका IBM 360, हनीवेल 6000, बैरोज 5700। ठीक है, तो IBM 360, हनीवेल 6000, बैरोज 5700। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद आप देखते हैं कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या खास बातें हैं। जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की बातें ये हैं आपका, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ। ठीक है, किसका विकास हुआ, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसमें भी आईसी का यूज़ करते थे। सबसे पहली बार आईसी का यूज़ करते थे थर्ड पीढ़ी में, लेकिन उस समय आईसी यूज़ करते थे कौन कौन सा, एसएसआई और एमएसआई। और अभी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका यूज़ करते हैं आईसी के रूप में एलएसआई और वीएलएसआई। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एलएसआई का और वीएलएसआई का आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर का विकास चौथी पीढ़ी से इसलिए हुआ क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के विकास से ही माइक्रो कंप्यूटर का विकास का क्या हुआ, आरंभ हो गया उसका विकास। क्यों आरंभ हुआ, क्योंकि हम जो आज के डेट में यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सभी तो क्या है, माइक्रो कंप्यूटर ही है। क्यों माइक्रो कंप्यूटर है, क्योंकि छोटा सा कंप्यूटर है, उसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। क्योंकि जब हमारा जो CPU लगा रहता है कंप्यूटर के अंदर में, ठीक है, वो CPU इतना छोटा रहता है कि क्या हो जाता है, पूरा कंप्यूटर को छोटे से भाग में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन पहले क्या आते थे, पहले बहुत बड़े बड़े CPU आते थे जो कि कमरे इतना बड़े रहते थे। ठीक है, और उसको मेंटेनेंस करने का बहुत खर्चा भी आता था। फिर जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ, फिर इसका विकास स्टार्ट हो गया। किसका विकास हो गया, आपका माइक्रो कंप्यूटर का भी विकास स्टार्ट हो गया। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि माइक्रो जो प्रोसेसर है वो कब आया, तो वो आया फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में आया। अगर मैं आपसे पूछूं कि माइक्रो जो कंप्यूटर है वो कौन से जनरेशन में आया, तो माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ ही आया। और माइक्रो प्रोसेसर कौन से जनरेशन में आया, फोर्थ जनरेशन में आया, मतलब माइक्रो कंप्यूटर भी आपका फोर्थ जनरेशन में ही आएगा। ठीक है, तो अगर इसको भूल जाओगे तो यहाँ पे एक ध्यान देना, जैसे कि माइक्रो, यहाँ पे भी माइक्रो और यहाँ पे भी माइक्रो, यहाँ पे प्रोसेसर जोड़ देना, यहाँ पे कंप्यूटर जोड़ देना, और दोनों का जो पीढ़ी है दोनों क्या है, सेम पीढ़ी के हैं। ठीक है, लेकिन उसी प्रकार मिनी कंप्यूटर आ गया, तो मिनी कंप्यूटर क्या है, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आता है मिनी कंप्यूटर, आपको ये याद रखना है। आगे देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर,
हमने अभी पढ़ा था माइक्रो क्या प्रोसेसर, ठीक है। अब देख लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर की। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण इंटेल कंपनी ने बनाया था। आप सभी जानते हैं इंटेल कंपनी को। तो सबसे पहली बार माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण कौन से कंपनी ने किया? इंटेल कंपनी ने किया। आपको ये याद रखना है, कंपनी का नाम आपको ये याद रखना है, इंटेल कंपनी ने किया। आविष्कार कौन कौन किया था? आविष्कार किया था M.E. हॉफ ने किया था। तो माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार कौन थे? माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक M.E. हॉफ थे। कौन से ईयर में किया? आपको ये भी याद रखना है, ईयर कौन सा था आपका? 1970, 1970। कौन सा ईयर? 1970। और पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004, इंटेल 4004। ये माइक्रो प्रोसेसर हम बात कर रहे हैं, यही CPU होता है जो कंप्यूटर के अंदर लगे होता है, और जितने भी इनपुट जो हम देते हैं कंप्यूटर को, और जितने भी क्या प्रोसेसिंग का काम करता है, प्रोसेसिंग का काम करने के बाद हमको क्या करता है, कंप्यूटर हमको आउटपुट प्रोवाइड कराता है। तो ये प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? प्रोसेसिंग का काम ये CPU करता है। और CPU मुख्य रूप से क्या होता है? CPU मुख्य रूप से यही माइक्रो प्रोसेसर ही होता है, जिसको माइक्रो प्रोसेसर ही कहा जाता है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण सबसे पहले कौन सी कंपनी ने किया था? माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण सबसे पहले इंटेल कंपनी ने किया था। आविष्कारक कौन थे? M.E. हॉफ थे। ईयर कौन सा था? 1970 था। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004। अब देखते हैं कि पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या है? तो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पधारी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है कि आज के डेट में हम क्या कर सकते हैं, आज डेट मानव सोच सकता है, सोच के कुछ भी कार्य कर सकता है, लेकिन मशीन वैसा नहीं कर सकता। मशीन सोच समझ के काम नहीं कर सकता। हम जो प्रोग्राम सेटअप किए रहते हैं उसी प्रकार से कंप्यूटर क्या करता है, वर्क करता है। तो हम ऐसा लैंग्वेज या प्रोग्राम बना रहे हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो, मतलब जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो थोड़ा सोच सके, समझ सके, ठीक है। वो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में है आपका। एग्जाम्पल कौन सा आपका? सुपर कंप्यूटर, इंटरनेट, WW, ईमेल, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ये सभी क्या है आपका 5th जनरेशन के एग्जाम्पल है। तो अगर कहीं क्वेश्चन कभी आ गया कि सुपर कंप्यूटर कौन से जनरेशन में है आपका, तो 5th जनरेशन में। तो एक बार क्या क्वेश्चन आया था कि याद है मेरे को अच्छे से याद नहीं, लेकिन क्वेश्चन आया था कि जैसे कि पूछा गया था कि अभी तक कंप्यूटर को कितने पीढ़ी में बांटा गया, ऐसा कुछ आया था। तो लास्ट हम क्या पढ़े? यही लास्ट है आपका 5 पीढ़ी, 5th, ठीक है। अब देखते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर कहने का मतलब ये है कि हम जो आज के डेट में यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, आकार छोटा है। उससे बड़ा जैसे बैंक में यूज़ करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, वो बड़ा होता है। उससे और बड़ा जैसे कि सुपर कंप्यूटर होता है, बहुत बड़ा होता है। उसके आधार पर बोल रहा है। तो सबसे पहला आपका सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर क्या है? बड़ी बड़ी गणनाओं को संपादित करने के लिए सुपर कंप्यूटर को बनाया जाता है। कहने का मतलब हम तो आज के डेट में हम लैपटॉप में क्या छोटा छोटा काम करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे कि आपका वैज्ञानिक अनुसंधान होता है, रक्षा के क्षेत्र में कार्य होते हैं। ये सभी में क्या होते हैं, बहुत सारे डेटा को क्या करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है एक साथ, जो कि नॉर्मल कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं घर में, वो कंप्यूटर से करना असंभव है। इसीलिए सुपर कंप्यूटर का निर्माण क्या किया जाता है, किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का स्पीड क्या है? सुपर कंप्यूटर का स्पीड है आपका फ्लॉप्स। आपको ये याद रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर का स्पीड किससे मेज़र करते हैं? फ्लॉप्स। और आपका फ्लॉप्स का स्पेलिंग फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। क्या? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्या है आपका? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है आपका क्रे फर्स्ट। क्या कौन सा आपका? क्रे फर्स्ट। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्या है आपका? क्रे फर्स्ट। कब है बना आपका? 1976। तो अगर आपसे पूछा गया कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो क्रे फर्स्ट कब बनाया गया था? 1976। एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, कौन से एग्जाम में मालूम नहीं मेरे को, कि सबसे पहली बार सुपर कंप्यूटर का निर्माण कौन से ईयर में हुआ। तो आंसर क्या है आपका? आंसर है आपका 1976 में, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये जो क्रे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, पहला सुपर कंप्यूटर है पूरे वर्ल्ड का, इसको किसने बनाया था? क्रे रिसर्च कंपनी, अमेरिका ने बनाया था। किसने बनाया था? क्रे रिसर्च कंपनी। और ये कहाँ की है? अमेरिका की है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता सिम्योर क्रे। सिम्योर क्रे सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता। आपसे पूछा जाएगा, आप क्या बताओगे? सिम्योर क्रे। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है? तो आपका परम 8000, ठीक है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा? आपका परम 8000। तो आपको यहाँ पे 8000 को भी याद रखना है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमसे परम को याद करके चले जाते हैं। और क्वेश्चन कैसे आता है? भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या है? परम 8000, परम 9000, परम 9600, परम 10000, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है।
तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा आपका परम 8000। किसने बनाया था परम 8000 को? परम 8000 को बनाया था सीडैक कंपनी। कौन सी कंपनी ने बनाया था इस परम? भारत के हमारा जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है आपका परम 8000, इस परम 8000 को कौन सी कंपनी ने बनाया था? भारत की कौन सी कंपनी ने बनाया था? तो भारत की सीडैक कंपनी ने बनाया था। सीडैक का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में हुआ था। कहाँ? और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपका पुणे में है। तो सीडैक की स्थापना कब हुआ था? 1988 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? इसका हेडक्वार्टर आपका पुणे में है। और इसने क्या, सीडैक ने क्या किया था? हमारे भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का निर्माण इसी ने किया था। अब देख लेते हैं कि परम सीरीज के कुछ सुपर कंप्यूटर हैं। जैसे कि पहला आपका परम 8000, परम पदम, परम युवा, परम 10000, परम 8600। आपको ये भी याद रखना है क्योंकि कहीं ना कोई एग्ज़ाम था, इसमें भी मैंने देखा था, दे दिया था इनमें से कौन सा परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो ऑप्शन दिया था परम, पहला ऑप्शन दिया था परम पदम, सेकंड ऑप्शन परम युवा, फिर परम 8000, फिर फोर्थ ऑप्शन परम 10000, फिर फिफ्थ ऑप्शन दिया था परम क्रांति। तो परम क्रांति प्रकार का कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो यही इसका आंसर था। ठीक है, लेकिन ये आपका परम 8000, परम पदम, परम युवा, परम 10000, परम 8600, ये क्या है आपका परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद देख लेते हैं और कुछ फैक्चुअल है आपका। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? बार्क ने किया था। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या है आपका? बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था आपका बार्क ने किया था। उसका सेकंड देख लेते हैं कि पेस, एक और है आपका पेस, भारत का एक और सुपर कंप्यूटर है पेस सुपर कंप्यूटर। इस सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? अनुराग कंपनी ने किया था। किसने किया था? अनुराग कंपनी ने किया था। और किसके लिए किया था? DRDO के लिए किया था। तो अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? बार्क ने किया था। और पेस जो सुपर कंप्यूटर है उसका निर्माण अनुराग ने किया था। ठीक है, एक आपका फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? NAL बेंगलुरु ने किया था। किसने किया था? NAL बेंगलुरु ने किया था। NAL का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या? नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो फुल सॉल्वर सुपर कंप्यूटर का किसने किया था? आपका नाल बेंगलुरु ने किया था। पेस का किसने किया था? पेस का अनुराग ने किया था। और अनुपम का किसने किया था? अनुपम का बार्क ने किया था। आगे चलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। सेकंड आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? आकार में बहुत बड़े होते हैं लेकिन सुपर कंप्यूटर थोड़े से छोटे होते हैं। सबसे बड़ा तो सुपर कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा छोटा कौन होता है? आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। बड़ी कंपनियों में केंद्रीकृत कंप्यूटर के रूप में मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बड़ी कंपनियों में क्या होता है? केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में एक साथ एम्प्लॉय लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर को। फिर वो जो कंप्यूटर रहता है एक सेंट्रल कंप्यूटर से क्या होता है? कनेक्टेड रहता है। तो यही होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां अधिकतर क्या यूज़ करती हैं? इसी मेन फ्रेम कंप्यूटर के सिस्टम को यूज़ करती हैं। ठीक है, एक नेटवर्क में कई कंप्यूटर एक साथ आपस में जुड़े होते हैं। मैंने आपको बताया एक सेंट्रल कंप्यूटर रहता है और उससे बहुत सारे कंप्यूटर क्या करते हैं? जुड़े रहते हैं और उससे एक्सेस करते हैं डेटा को। तो वही आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया। तो क्या हो गया? उसके बाद है पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या है आपका पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर? यूनिवैक 1, जिसको किसने बनाया था? IBM ने बनाया था। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? यूनिवैक। उसके बाद है आपका सर्वर कंप्यूटर। क्या है? सर्वर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण है। आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वर कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर के उदाहरण है? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और आपका माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सर्वर कंप्यूटर। आपको उदाहरण आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण है। अब सर्वर कंप्यूटर क्या है, कैसे है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो सर्वर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण है। उसके बाद देखते हैं कि उपयोग। बैंक में इसी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो एक बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बैंक में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन दिया था सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो बैंक में याद रखना है आपको, बैंक में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है,
आगे चलते हैं मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर क्या होता है, जो हम पढ़े थे सेकंड नंबर का ये मेन फ्रेम कंप्यूटर, इस मेन फ्रेम कंप्यूटर से और थोड़ा सा छोटा होता है आपका मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर क्या होता है, आकार और क्षमता में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, मतलब इसके बाद आएगा आपका माइक्रो कंप्यूटर, लेकिन आपके मिनी कंप्यूटर से क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर से छोटे होते हैं। तो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर क्या है आपका 1965 में तैयार था, आपका PDP-1 था। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर क्या है, 1965 में तैयार किया गया था PDP-1। क्या था सबसे पहला, अगर मैं पूछूं आपसे कि सबसे पहला मिनी कंप्यूटर क्या है, तो PDP-1 है आपका, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं इसको कि इसका आकार किसी रेफ्रिजरेटर के बराबर था, जहां एक और पर्सनल कंप्यूटर यानी माइक्रो कंप्यूटर की एक CPU होता था, वहीं मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक CPU होते थे और मिनी कंप्यूटर पर एक साथ एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते थे। इसका उपयोग प्रायः छोटी और मध्यम वर्ग की कंपनियां करती है। जिस प्रकार जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह ही आपका मिनी कंप्यूटर है। इसमें क्या होता है कि छोटी कंपनियां रहती है वो करते हैं, और उससे क्या होता है, बहुत सारे नेटवर्क कनेक्टेड रहते हैं, मतलब बहुत सारे मिनी कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ये आपका मिनी कंप्यूटर है। लेकिन आपको इसमें याद क्या करना है, इसमें याद रखना है कि सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था आपका 1965 में PDP-1, ये याद रखना है आपको। अगले चलते हैं आपका 4th नंबर का माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है, तो अभी मैं बता देता हूँ आपको। मैंने आपको क्या बताया था कि माइक्रो कंप्यूटर का विकास माइक्रो प्रोसेसर के साथ ही क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। माइक्रो प्रोसेसर का कब बना था, माइक्रो प्रोसेसर बना था 1970 में बना था, मतलब 1970 से आपका माइक्रो जो कंप्यूटर है वो बनना स्टार्ट हो गया था। तो माइक्रो कंप्यूटर का विकास माइक्रो प्रोसेसर के आने से हुआ, मतलब 1970 से स्टार्ट हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रो प्रोसेसर का विकास कब से स्टार्ट हुआ, तो 1970 से स्टार्ट हुआ। किसके आने से हुआ, तो माइक्रो प्रोसेसर के आने से हुआ। प्रथम माइक्रो कंप्यूटर, ये देखो फिर से आ गया, प्रथम माइक्रो कंप्यूटर क्या, अल्टेयर ALTAIR 8800, ठीक है, 8800। तो प्रथम माइक्रो कंप्यूटर, इसको भी याद रखना है। उदाहरण लैपटॉप, नोटबुक, मोबाइल, टैबलेट, पाम टॉप, ये सभी क्या माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जो आज की डेट में लैपटॉप यूज़ करते हैं, हम आज की डेट में जो नोटबुक यूज़ करते हैं, हम जो आज की डेट में टैबलेट यूज़ करते हैं, हम जो आज की डेट में मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, ये सभी क्या है, ये सभी आपके माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हम आज की डेट में लैपटॉप यूज़ करते हैं, वो लैपटॉप कौन से कंप्यूटर के उदाहरण है। तो हम क्या हो जाते हैं, मिनी कंप्यूटर में हमेशा क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना, हम जो आज की डेट में लैपटॉप, मोबाइल ये सभी यूज़ करते हैं, ये सभी आपके माइक्रो कंप्यूटर के क्या है, आपके उदाहरण हैं। कुछ आपके फैक्चुअल चीज़ और है, उसको देख लेते हैं। जैसे कि आपका एक और है आपका क्लाइंट कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है, ठीक है। क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। उसके बाद देखते हैं कि मोबाइल का आविष्कारक कौन है। मोबाइल का आविष्कारक मार्टिन कूपर, लैपटॉप के आविष्कारक एडम ऑसबर्न। पाम टॉप क्या है, हाथ के पंजे में आ जाता है। ये जो पाम टॉप है, ये जो किसका प्रकार है, आपका माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार है। ये हाथ के पंजे में क्या आ जाता है, आ जाता है, ठीक है। तो मोबाइल के आविष्कारक कौन है, मोबाइल के आविष्कारक मार्टिन कूपर है। लैपटॉप के आविष्कारक कौन है, लैपटॉप के आविष्कारक एडम ऑसबर्न है। और एक आपका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, PDA का पर्सनल डॉक्यूमेंट असिस्टेंट, पर्सनल डॉक्यूमेंट असिस्टेंट, आपको ये याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।